सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम लेके आए हैं हमारा ट्रेफेलगर का जो संग्राम था, यानी ट्रेफेलगर का जो युद्ध था वो टॉपिक। सॉरी, इस वीडियो को लाने में थोड़ी सी देर हो गई है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो भी बीएससी वाले हैं बच्चे, उनका कल ही पेपर है, सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है। और ये टॉपिक प्रैक्टिकल में और थ्योरी में दोनों में कॉमन है। ये मैं बता दूं कि ये हमारे सेकेंड पेपर का टॉपिक है जो कि हमारे यूनिट 1 में है। ट्रेफेलगर मैंने इसलिए सेकंड पेपर से पहले शुरू किया बिकॉज ये टॉपिक कॉमन है हमारे प्रैक्टिकल में भी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रेफेलगर का युद्ध। अब इससे पहले मैं इसको आपको समझाऊं, एक बात आपको बता दूं कि आपको ये वर्ल्ड मैप बनाना इस पे आना चाहिए। ठीक, तो आइए आपको बता दें कि आपका ये वर्ल्ड मैप आप कैसे बना सकते हो ईजिली। बिकॉज वर्ल्ड मैप बनाना नहीं आएगा तो आप समझ भी नहीं पाओगे और एग्ज़ाम में आपका आंसर अगर सिर्फ आप शब्दों में लिख के आओगे और ये मैप बना के डिस्क्राइब नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो आइए, इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। बहुत एक्यूरेट तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, आपके आंसर जितना वो मोर देन सफिशिएंट होगा आपके आंसर के लिए। आप बस ध्यान से इसको देखते रहिए। आपको करना क्या है, पेंसिल से करना है, आपको बाद में पेन चलाना है। पेंसिल से आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल इस तरह से, इसको मैं ट्रायंगल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। एक लाइन खींचनी है, हल्की सी तिरछी खींच लीजिए, चाहे जैसे खींच लीजिए। एक लाइन खींचनी है और फिर एक बड़ा ट्रायंगल बना लेना है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से मैं इसको बना रहा हूँ। फिर यहाँ ऊपर भी एक ट्रायंगल बना लीजिएगा। देन आपको इस ट्रायंगल के एकदम सीध में जाना है और थोड़ा सा नीचे से एक स्क्वायर टाइप का या रेक्टेंगल कह सकते हैं आप, इस तरह बना लेना है। और इस रेक्टेंगल का एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है 90 डिग्री का। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल, ये इस तरह वाला ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब आप इसी ये जो आपका रेक्टेंगल है इसी के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है। और ये थोड़ा आपका नल की तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। नल की तरह का स्ट्रक्चर होगा, क्यों? क्योंकि ये इस तरह से यहाँ से ऐसे जुड़ा होगा, या कह सकते हैं आप यहीं से जुड़ा होगा इस तरह से। और फिर ये आपको थोड़ा सा रटना होगा क्योंकि फिर यहाँ से तो आपका इंडिया शुरू हो जाता है। तो ये आप इस तरह से बना के ये, और ये आपका पूरा ऊपर का रशिया, और हाँ, ये रशिया यहाँ आके जुड़ जाएगा। ये इंडिया से इंडोनेशिया थोड़ा थोड़ा ऐसे होता है। मैं आपको अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ। वैसे जापान हो गया ये, फिर यहाँ पे आपका श्रीलंका आ गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, यहाँ कहीं आपका न्यूजीलैंड आ जाएगा। ये है आपका, आपने क्या बनाया, सबसे पहले रब बनाया। ये एशिया वाला पार्ट थोड़ा सा याद करने में डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी ये दो, ये और ये बना लेंगे अगर, तो ये बनाना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। एक नल की तरह आपको एक शेप निकालना है और फिर पीछे आपको एक अनइवन सा, और ये एक निकालना है आपको यहाँ पे। इसको आप जो भी बोलिए, ट्रायंगल बोल दीजिए या फिर जिस भी शेप को बोल दीजिए। ये एक यहाँ निकालना है जस्ट इसके बगल, और फिर इंडिया का तो आपको बनाना आता ही होगा आई होप। फिर यहाँ पे एक दिखा दीजिएगा। तो ये आपका वर्ल्ड मैप बनने की एक, कह सकते हैं, रॉ स्ट्रक्चर बन गया। आप इसको कैसे बनाना है। अब उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्यूरेट बनाइए। ये तो मैंने बहुत एक्यूरेट बनाया है देख देख के, लेकिन अगर मुझे इस पर बनाना होगा तो मैं इस पर सिंपल सा, जैसा ये स्ट्रक्चर इसका बना है उसी पे बनाने की कोशिश करूँगा कुछ, और फिर इसको यहाँ पे ले आके ऐसे जोड़ दूंगा और फिर यहीं से इसको ऐसे करके निकालूंगा। ये देखिए, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं कैसा एक मैप बना रहा हूँ जो कि हमारे मैप से मैच का आएगा, जो कि वर्ल्ड मैप से बनाना है। तो थोड़ी बहुत डिटेल से आपको थोड़ी मोड़ी याद करनी पड़ेंगी। फिर आपको ऐसे, अब हाँ, एक चीज़ और मैं बताया, ये आपको नल बनाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे एक एल शेप का स्ट्रक्चर, उल्टा एल, ये देखिए ये आपका उल्टा एल है, तो उल्टा एल शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पे छोड़ देना है। अब देखिए, ये यहीं पे आपको इस तरह से कर करके ये आपका हो जाए। ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये आपका आ जाएगा साउथ अफ्रीका। यहाँ पे साउथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट आ गया। फिर यहाँ से जो आपका आएगा ये एक्चुअल में रहता है आपका, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखानी है। ये आपका क्या है, यही जो है आपका मेन वो है जहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ें दिखानी है। तो यहाँ का थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। ये एकदम वैसे है नहीं, थोड़ा सा घुमावदार, जिस तरह से मैं इसमें बनाया हूँ वैसा है ये।
तो यहाँ पे आके ये हल्का सा टच होते हुए गया है और फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको दिखा देना है, वो अपने मन से आपको करना है। फिर ये करके ये, फिर यहाँ आपको गुजरात दिखाना है, फिर इंडिया, और फिर ये बाकी यहाँ के जो इंडोनेशिया एशिया थोड़े देश हैं यहाँ से पूरा ऊपर तक ले जाना है ये और मिला देना है। ठीक, अब ये जो है ये आपको कुछ इस तरह से बनाना है और इसको इस तरह से। आई होप आपको यहाँ पे इजी पड़ गया होगा अब ये मैप बनाना। देखिए मैं पूरा तो नहीं कहा, आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, लाइन से एक को जोड़ना है, एक ट्रायंगल यहाँ, इसकी ये जो ट्रायंगल है इसके जहाँ टॉप है इसके सीध में जाके थोड़ा नीचे करके एक रेक्टेंगल और फिर यहाँ से एक सीधा ट्रायंगल। ठीक, तो ये आपका वो हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपको एक नल शेप का स्ट्रक्चर बनाना है और फिर यहाँ से अब देखिए जिस भी तरीके से ईजीएस्ट होता है वर्ल्ड मैप बनाना मैं अपने तरीके से आपको बता दिया। सो आई होप अगर आप ये स्ट्रक्चर भी उस एग्जाम अपनी कॉपी में बनाओगे तो ये भी एक अच्छा खासा वर्ल्ड मैप माना जाएगा और इसमें भी आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आइए चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ट्रेफल्गर का वॉर था क्या। तो ये मैप आपने बनाना सीख लिया है, अब हम चलते हैं और जो जो चीज़ें मैप में आएंगी उसको हम मैप में दिखाते जाएंगे। ये तो एक सिंपल आपका आउटलाइन मैप है। अब देखिए बैकग्राउंड क्या है हमारी वॉर का। ये जो ट्रेफल्गर की वॉर थी ये नेपोलियन की वजह से हुई थी। और वजह क्या, नेपोलियन क्या चाहता था, देखिए नेपोलियन का जो मेन मोटो था वो था विश्व विजय का। नेपोलियन पूरी दुनिया में विजय करना चाहता था। तो आइए चलिए पढ़ते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। नेपोलियन था कहाँ से, पहली बात नेपोलियन था फ्रांस से, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेपोलियन कहाँ से था, फ्रांस से। नेपोलियन का उस समय पर यूरोप में ज़मीन पर राज्य मजबूत था। जो नेपोलियन था ये आपका यूरोप का पार्ट है, तो ये पार्ट आपका नेपोलियन का क्या था, बहुत ही मजबूत था, ज़मीन का हिस्सा। परंतु ब्रिटेन का उसकी रॉयल नौसेना और उसके बेड़ों के कारण समुद्र पर ब्रिटेन की शक्ति अधिक थी। तो जो समुद्र के क्षेत्रों पर जो शक्ति थी वो किसकी ज़्यादा अधिक थी, वो ब्रिटेन की ज़्यादा अधिक थी, यानी कि अंग्रेज जो थे उनकी ताकत ज़्यादा अधिक थी। अगर आप कंपेयर करोगे नेपोलियन की ताकत से, नेपोलियन की ताकत सिर्फ ज़मीन तक सीमित थी, नेपोलियन की नेवी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। नेपोलियन का शुरू से विश्व विजय प्राप्त करने का सपना था, परंतु उसके इस विश्व विजय बनने के सपने के आगे ब्रिटेन एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बनकर सामने आ रहा था। जो नेपोलियन का शुरू से ही एम क्या था कि वो जो है विश्व विजय करना है, लेकिन विश्व विजय तो दूर की बात, पहले यूरोप विजय करने के लिए नेपोलियन के सामने कौन सा देश उभर के आ रहा था, ब्रिटिश जो एक राज्य था वो नेपोलियन के सामने एक बड़ी कंपटीटर यानी प्रतिस्पर्धी की तरह, कंपटीटर मतलब प्रतिस्पर्धी होता है, एक बड़े कंपटीटर की तरह, एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की तरह कह सकते हैं या कंपटीटर की तरह बन के सामने आ रहा था। यूरोप को विजय करने के लिए उसको सबसे पहले ब्रिटेन को हराना था। अब ब्रिटेन को हराना था। अब ये सब समझ लीजिए कि नेपोलियन का जो एम है या नेपोलियन का जो मेन मोटो है उसको हासिल करने के लिए वो क्या करेगा, यहाँ से आपको यहाँ तक पता लग गया कि वो ब्रिटेन पे हमला करेगा या ब्रिटेन से बदला लेगा। ठीक, अब इसी समय क्या हुआ कि तृतीय गठबंधन युद्ध की घोषणा फ्रांस के खिलाफ कर दी गई। फ्रांस क्या था, फ्रांस जमीनी तौर पे तो बहुत मजबूत था, ज़मीन जो थी यूरोप की उसमें कई जगहों पे बड़े हिस्से में फ्रांस का कब्जा था और दबदबा था फ्रांस का। तो जो बाकी छोटे छोटे देश थे जैसे इंग्लैंड हो गया आपका, और मतलब वो देश जो कि ब्रिटिश के जो अंग्रेजी शासन के समर्थन में थे यूरोप में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलकर कई देशों का एक गठबंधन बनाया और फ्रांस के खिलाफ एक युद्ध जो है घोषित कर दिया। तो उसको क्या बोला गया, तृतीय गठबंधन युद्ध बोला गया। ठीक है, फिर ब्रिटेन ने फ्रांस के व्यापार, आप देखिए, और साथ ही साथ क्या किया था, ब्रिटेन ने फ्रांस के व्यापार पर रोक लगा दी थी। अब कैसे लगाई थी, ब्रिटेन का जो इंग्लिश चैनल है, ठीक, इंग्लिश चैनल में बता रहा हूँ मैं आप पे भी क्या है, इंग्लिश चैनल है, उस पर अपनी नौसेना की जहाज़ों से नाकाबंदी कर दी थी। अब मैं इसको हटा ही लूँ यहाँ से तो बेहतर रहेगा, वरना तिरछे में आपको क्या ही बताऊँगा। ठीक है, ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रिटेन ने फ्रांस के जो व्यापार हैं, जो समुद्र में, देखिए उस समय पे क्या होता था, व्यापार ज़मीनी तौर पे तो होता ही था, परंतु जो आपका मुख्य व्यापार था उस समय यूरोप में, वो जो है आपका समुद्र के ज़रिए होता था। तो जो समुद्र के थ्रू जो आपका व्यापार होता था वो फ्रांस के व्यापार पे रोक लगाती थी ब्रिटेन ने, बिकॉज
ब्रिटेन की नौसेना बहुत मजबूत थी और फ्रांस के व्यापार पर रोक कैसे लगाई थी, इंग्लिश चैनल पे उन्होंने नाकाबंदी कर दी थी अपनी जहाज़ें खड़ी करके। और जो एक ठो वो होता है ना नाकाबंदी, आपको समझ में आ रहा होगा, जब रेलवे क्रॉसिंग होती है तो वो एक तरह से वो गिरा देते हैं, तो जहाज़ों के लिए भी क्या होता है वो गिरा देते हैं इंग्लिश चैनल पे। एक पतला सा रास्ता है इंग्लिश चैनल, तो उस पर जो है उन्होंने नाकाबंदी कर दी थी, यानी कि कोई भी तरह के जहाज़ फ्रांस की या फ्रेंच की या स्पेन की किसी भी तरह का माल मटेरियल गुड्स लेके नहीं जा सकती थी दूसरे देशों तक व्यापार करने। तो एक तरह से जो है ब्रिटेन ने क्या करा था, व्यापार, फ्रांस के व्यापार पर रोक लगा दी थी। अब आपको इंग्लिश चैनल हम वर्ल्ड मैप पे बता दें कहाँ पे है। उससे पहले आपको बता दें कि ये आपका जो पोर्शन है ये आपका क्या है, ये आपका ब्रिटिश साम्राज्य है, यानी कि इंग्लैंड इसको आप अभी कह सकते हैं। आपके लिए समझाने के लिए मैं क्या कहूँ, इसको इंग्लैंड कह देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, इंग्लैंड है। अब इसी के साथ आपका, आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो क्षेत्र है ये इतना, ये आपका किसका क्षेत्र है, ये आपका स्पेन था। ये क्या था आपका, ये स्पेन था आपका। इसको मैं कहाँ लिखूँ, इसको इधर लिख देता हूँ। ये आपका क्या था, स्पेन था ब्लैक रंग से। अब ग्रीन से हम फ्रांस बताते हैं क्या था। अब ये जो क्षेत्र था आपका, मोटा मोटा तौर पर बता रहा हूँ, उतना एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ। ये आपका कैसा क्षेत्र था, ये जो ग्रीन पेन से मैंने बनाया है ये आपका फ्रांस का क्षेत्र था, यानी कि ये फ्रांस का साम्राज्य था, ये फ्रांस था। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये इंग्लैंड, ये फ्रांस और ये स्पेन थे, ये तीन देश थे। और इनके देखिए, इंग्लैंड के और फ्रांस के बीच में ये एक छोटा सा कह सकते हैं नदी का पास था। ये जो जगह है इन दोनों के बीच, ये क्या थी, इसी को हम कहते हैं इंग्लिश चैनल। तो ये जो समुद्र का रास्ता था, या आप कह सकते हैं एक रास्ता था पानी का, उसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश चैनल। अब फ्रांस को कोई भी व्यापार करना होता था तो वो यहाँ से होते हुए यहाँ जाता था और रशिया और तमाम देशों से वो व्यापार करता था। परंतु इंग्लैंड ने क्या कर दिया था, इस रास्ते पे रोक लगा दी थी। ये जो इंग्लिश चैनल है इस पे अपनी नौसेना खड़ी करके रोक लगा दी थी। और फ्रांस की नौसेना, फ्रांस यानी नेपोलियन, तो फ्रांस की जो नौसेना थी वो पहले से ही कमज़ोर थी, उतनी ताकतवर नहीं थी कि जो वहाँ पे नाकाबंदी हुई है अंग्रेजी नौसेना द्वारा, उनको हमला करके या उनको जो है अपने बलपूर्वक, अपने बल का प्रयोग करके उनको वहाँ से नाकाबंदी को साफ किया जा सके, इतना सक्षम फ्रांस की नौसेना नहीं थी। और थल सेना से आप क्या ही नौसेना पे अटैक करोगे, तो थल सेना चाहे जितनी भी आपकी सक्षम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो एक तरह से क्या था, फ्रांस का जो व्यापार था उस पर रोक लग गई थी और ये जो है फ्रांस के लिए एक आर्थिक संकट पैदा कर रहा था, एक आर्थिक मुश्किल पैदा कर रहा था। संकट क्या, मुश्किल पैदा कर रहा था। अब देखिए, इससे फ्रांस के व्यापार पर भारी असर पड़ रहा था। तृतीय गठबंधन युद्ध और ब्रिटेन की नाकाबंदी ने नेपोलियन के ब्रिटेन में घुसपैठ करने के इरादे को और दृढ़ कर बना दिया था। यानी कि अब देखिए, नेपोलियन का आप देख रहे हैं ना, जो इंग्लैंड था वो शुरू से ही नेपोलियन का एक कंपटीटर बन के सामने आ रहा था। और ये जो हरकत थी ब्रिटेन की नाकाबंदी करने की, और ये जो तृतीय गठबंधन युद्ध में नेता बन के सामने आने की, क्योंकि सबसे बड़ा देश तृतीय गठबंधन युद्ध में जो उभर के था आगे था वो इंग्लैंड ही था। तो इस हरकत की वजह से जो नेपोलियन की इंग्लैंड पे हमला करने की या उस पर घुसपैठ करके उसको हराने की जो सोच थी, या कह सकते हैं जो ख्याल था, उसको और दृढ़ बना दिया था कि अब तो पक्का ब्रिटेन पे हमला करना ही करना है। ये बैकग्राउंड चल रहा है आपके ट्रेफलगर के युद्ध का। फिर क्या हुआ, ब्रिटेन पर हमला करने से पहले वह ब्रिटेन की ताकत यानी कि उसकी रॉयल नौसेना नेवी को हराना चाहता था। देखिए, अब वह जानता था कि जो है इंग्लैंड की या ब्रिटेन की क्या ही ताकत है, उसकी नौसेना ताकत है। और अगर उस पर हमने थल सेना से हमला किया तो 100% उसकी नौसेना हमको जो है
दिक्कत करेगी ही करेगी। और कैसे दिक्कत करेगी? व्यापार रोक देगी, आज नहीं तो कल, आज से 6 महीने बाद हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो और कमज़ोर होगी, तो हमारी सैन्य शक्ति भी कमज़ोर होगी। ये जो है सिंपल सी बात है। और अगर हमारी सैन्य शक्ति कमज़ोर हुई तो फिर हमारा जो है इंग्लैंड हमसे वापस बदला ले सकता है। तो एक इस तरह की सोच थी इंग्लैंड की। तो इसलिए इसको हटाने के लिए यह जो आपका एक कह सकते हैं नेपोलियन में की सेना में जो लूप होल था, उसको हटाने के लिए नेपोलियन ने क्या सोचा कि पहले इंग्लैंड की नौसेना को हमको हराना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ब्रिटेन पर हमला करने से पहले वह ब्रिटेन की ताकत यानी उसकी रॉयल नेवी को हराना चाहता था, जिससे नेवी उसके आगे बाधा ना डाल पाए, जिससे जो नेवी थी उसके आगे बाधा ना डाल पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब युद्ध की भौगोलिक स्थिति हम समझ लेते हैं, यानी जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर, या फिर ज्योमेट्रिकल नहीं सॉरी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ वॉर। ठीक, तो जो आपकी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर या ज्योग्राफिकल सिचुएशन थी उस टाइम पे वो कैसी थी? ब्रिटेन की रॉयल नौसेना इंग्लिश चैनल ब्रिटेन की रॉयल नेवी इंग्लिश चैनल पर कब्जा की हुई थी और उसे उस क्षेत्र पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण बनाई हुई थी। ब्रिटिश की इंग्लैंड की जो नेवी थी वो क्या करी थी? इस इंग्लिश चैनल पर पूरी तरीके से अपना शासन कर बैठी थी, अपने जहाज़ों को लगाए रखी थी और किसी भी तरह का जो है उस पर जो है फ्रेंच की जहाज़ों को आने जाने नहीं दे रही थी। और पूरा नियंत्रण किसका था? ब्रिटेन का था वहाँ पे। फ्रेंच नेवी का मुख्य बेड़ा ब्रेस्ट और टोलून में था। फ्रेंच बेड़ी का मुख्य बेड़ा कहाँ पे था? फ्रेंच जो नेवी थी उसका मुख्य बेड़ा ब्रेस्ट और टोलून में। तो अब मैं आपको बता दूं ब्रेस्ट कहाँ पे है। ये देखिए, ये फ्रांस में एक जगह है, यहाँ पे कहीं, ये यहाँ पे कहीं एक जगह है, इसका नाम क्या है? ब्रेस्ट। तो ये एक बंदरगाह था। और फिर आपका जो टोलिन था, सॉरी ये आपका क्या था? ये आपका ब्रेस्ट था और ये जो आपका था ये यहाँ पे आपका क्या था? ब्रेस्ट था और यहाँ पे आपका टोलिन था, टोलोन था। ठीक है ना, इसका नाम टोलोन था और इसका नाम ब्रेस्ट था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ये जो फ्रांस है इसके यहाँ पे आपका क्या था? एक बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब कि जहाँ पे जहाज़ें आके खड़ी होती हैं, तो वहाँ पे क्या था? ब्रेस्ट था। और यहाँ पे दूसरा बंदरगाह था फ्रांस का जहाँ पे क्या है जो भी है ये टोलोन था। अब यहाँ पे जो फ्रांस की नेवी के जो मुख्य बेड़े थे, बेड़े मतलब जहाज़ों का गुट, ठीक, तो वो जो है यहाँ पे तैनात थे इन दोनों बंदरगाहों पे। अब ये स्पेन था, तो अब यहाँ पे स्पेनिश नेवी जो थी उसका मुख्य बेड़ा कहाँ पे था? फेरोल और काडीज में था। ठीक, तो फेरोल और काडीज कहाँ पे है आपका? यहाँ पे आपका फेरोल है, यहाँ पे क्या है आपका? फेरोल है, FERROL फेरोल है। और ये आपका यहाँ पे काडीज है, यह यहाँ पे क्या है? CADIZ काडीज है। तो जो स्पेन की कह सकते हैं आप जो नेवी थी वो उसके जो मुख्य बेड़े थे वो कहाँ पे थे? फेरोल और काडीज में। तो आपके फ्रांस के मुख्य बेड़े कहाँ पे थे? ब्रेस्ट और टोलून में। और जो आपके फ्रांस के स्पेन के जो मुख्य बेड़े थे जहाज़ों के वो कहाँ पे खड़े थे? फेरोल और काडीज में। अब आपको एक और चीज़ बता दें, ये आप जानते हो कि अटलांटिक ओशियन है और ये भी आपका अटलांटिक ओशियन है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है और ये साउथ अटलांटिक ओशियन है। ये नॉर्थ अटलांटिक और ये साउथ अटलांटिक ओशियन है। तो यहाँ पे आप इसको करके लिख सकते हैं कि अटलांटिक OCEAN ओशियन है ये, और ये नॉर्थ है, और ये जो आपका है ये अटलांटिक ओशियन है, और ये साउथ अटलांटिक ओशियन है। अब इसी के बीच आपका क्या था? ये क्षेत्र इतना आपका ओशियन का पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कैरेबियन सी कहते हैं, कैरेबियन सी कहते हैं। और कई लोगों ने एक पिक्चर, बहुत ही फेमस पिक्चर है जैक स्पैरो की, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी, तो ये वहाँ से भी आप समझ सकते हो कि इस सागर को हम क्या कहते थे? कैरेबियन सी कहते थे। ठीक, तो ये भाई बताया गया कि अटलांटिक सागर के पश्चिम में कैरेबियन सागर है। पश्चिम मतलब वेस्ट, तो अटलांटिक सागर के पश्चिम में कैरेबियन सी है, कैरेबियन सागर है। स्पेन के दक्षिण दिशा में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यानी कि जिब्राल्टर की खाड़ी है।
स्पेन के दक्षिण दिशा में। स्पेन कहाँ है, ये है, और इसके जस्ट दक्षिण दिशा में क्या है, यहाँ पे आपकी जिब्राल्टर की खाड़ी है। यानी कि ये जो आपका पोर्शन है, ये जैसे यहाँ पे पास है ना नदी का, वैसे ही यहाँ पे भी तो देखिए थोड़ा सा गैप है नदी का, तो यहीं पे आपका क्या है, जिब्राल्टर की खाड़ी है। तो ये क्या है आपका स्ट्रेट, TRAIT, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी जिब्राल्टर की खाड़ी है। अब इसी के साथ साथ आपका ये जो बीच में आपका एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी था, ये मेडिटेरेनियन समुद्र था। और आपका ये जो एरिया है कार्डिस से फेरोल के बीच का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं केप ऑफ ट्रेफेलगर। इसको हम क्या कहते हैं, केप ऑफ ट्रेफेलगर। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको मैप में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ दिखानी है, और यहीं केप ऑफ ट्रेफेलगर में ही क्या हुआ था, युद्ध हमारा हुआ था। तो यहाँ तक तो आपको ये आपने जियोग्राफिकली समझ लिया कि क्या कहाँ पे था, और यहीं पे आपके सारा युद्ध होना था। अब जितनी भी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं सब इस युद्ध में आएंगी। चलिए सैन्य शक्ति देख लेते हैं, या सेना शक्ति देख लेते हैं। तो ब्रिटिश की जो जहाज़ों की संख्या थी वो 27 थी युद्ध के वक्त, और कुल अफसर और सैनिक जो थे वो 16,820 थे। कुल तोपें जो ब्रिटिश के पास थी वो 2,148 थी। अब फ्रांस बेड़ा और स्पेनिश बेड़े की बात करें अगर, तो देखिए फ्रांसीसी बेड़ा और स्पेनिश बेड़ा जो था वो आपस में गठबंधन कर लिया था, मतलब एक साथ मिल के हमला कर रहे थे, ठीक। तो इसमें क्या था, कुल जहाज़ों की संख्या जो थी वो 33 थी, और 18 फ्रेंच के पास थी, और 15 जो है स्पेनिश के पास थी। अब आप यहीं से देख के पता लगा सकते हैं कि अकेले ब्रिटेन के पास 27 जहाज़ें हैं, यानी इसकी नेवी कितनी पावरफुल है। अगर सिर्फ फ्रेंच की नेवी से लड़ना होता तो 27 और 18, ये 2/3 का रेशियो है। अगर इन दोनों की जो है आप रेशियो निकालेंगे, क्योंकि देखिए 9 दूनी 18 और 9 तियां 27, तो इतना अंतर है नेवी में। तो आप देख के समझ सकते हैं कि कितनी पावरफुल, कितनी शक्तिशाली ब्रिटिश की जो है वहाँ उस समय पे नेवी थी। अकेले 16,800 सैनिक और अफसर थे, जिसमें यहाँ पे इन दोनों के मिला के 21,000 थे, यानी इनसे केवल और केवल लगभग 5,000 ही ज़्यादा थे। और इनकी जो तोपें थीं ये 2626 तोपें थीं कुल, और इनकी तोपें अकेले 2148 तोपें थीं, इनकी मिला के 2626 थी। तो आप समझ सकते हो कि ब्रिटिश की जो नौसेना थी वो उस समय कितनी ज़्यादा मजबूत थी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब अंग्रेजी बेड़ा जो था, यानी कि जो इंग्लैंड का, या कह सकते हैं आप ब्रिटिश उस समय जो शासन था, उनकी जो नौसेना का बेड़ा था, उसमें जो कमांडर थे, या कमांडर क्या, नेवी में एडमायरल कहते हैं, एडमिरल। तो नेवी में जो नेल्सन नाम के व्यक्ति थे, वो थे एडमिरल थे। और इनके अंडर कितनी जहाज़ें थी, 12 जहाज़ें थी। 27 में से 12 जहाज़ें नेल्सन के अंडर थी, नेल्सन के देखरेख में, या नेल्सन उनको नेतृत्व करते उन जहाज़ों का। और नेल्सन विक्टोरी नामक जहाज पर थे, जिसमें 100 तोपें थी। अकेले विक्टोरी नामक जहाज पे थे, जिस जहाज में अकेले 100 तोपें थीं। तो ये चीज़, ये थोड़े थोड़े आपको फैक्चुअल पॉइंट्स है, ये याद करने पड़ेंगे, बस इतने ही है। जहाँ यहाँ से यहाँ तक में ही आपके फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, उसके बाद नहीं है। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, ब्रिटिश में 27 जहाज़ें थीं, 16,820 सैनिक और अफसर थे, और 2148 तोपें थीं। जहाँ पे जो आपकी फ्रांसीसी बेड़ा और स्पेनिश बेड़ा था, उनके पास 33 जो है क्या थे, जहाज़ें थीं। कुल अफसर उनके कितने थे, 21,580 थे, और कुल तोपें 26 यानी कि 2626 थी। अंग्रेजी बेड़े में नेल्सन थे, जिनके नेतृत्व में 12 जहाज़ें थीं। नेल्सन विक्टोरी नाम के जहाज पे थे, जिसमें 100 तोपें थीं। और कॉलिनवुड जो थे, ये अंग्रेज के ही जो है एक कमांडर थे, और ये जो है क्या थे, वाइस एडमिरल थे, और इनके नेतृत्व में 15 जहाज़ें थीं, इनके अंडर 15 जहाज़ें थीं। अब फ्रांसीसी बेड़ा जो देखा जाए तो उसमें वेलेन्यूवे थे एडमिरल, और जो स्पेनिश बेड़ा था उसमें जो है फेडरिको ग्राविना एडमिरल थे, ठीक। स्पेनिश बेड़े में फेडरिको ग्राविना जो है आपके क्या थे, एडमिरल थे।
तो ये चीज़ आपको रटनी पड़ेगी। नाम क्या नाम है, केवल अब मेन फोकस आपको क्या करना है, केवल दो नामों पे करना है, एक नेल्सन पे और एक वैली न्यूवे पे। एक नेल्सन पे और एक दूसरा वैली न्यूवे पे। इन्हीं दोनों के बीच जो था मेन भिड़ंत था। और आपको एक और बात बता दें कि मेन भिड़ंत वैसे तो था इंग्लैंड का नेपोलियन से, लेकिन जो ट्रफेल्गर का युद्ध है वो मेन इन्हीं दोनों ने नेतृत्व कर रहे थे अपनी अपनी सेना का। तो इन्हीं दोनों मतलब यही दोनों में जो है आपस में लड़ाई थी। अब चलिए, जो नेल्सन था वह एक हिम्मती, कल्पनाशील और अभिलाषापूर्ण विचारों का स्वतंत्र नौसैनिक था। ये ठीक कैसा था, थोड़ा खुला मिजाज का था, है ना, और स्वतंत्र था, किसी से बाध्य नहीं था, ये हमेशा अपने दिल की करता था। लेकिन जहाँ पे वेलिन्यूवे थे वो एक पढ़े लिखे बुद्धिमान सैनिक थे। ठीक, वह नौसेना मुख्यालय के लिए तो अच्छे थे। यहाँ पे देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि वह मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, वह हेडक्वार्टर के लिए तो बहुत अच्छे थे नौसेना के, लेकिन उनको युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं समझा जा सकता था, क्योंकि उनमें वह क्षमताएं नहीं थी जो एक युद्ध में लड़ने वाले सैनिक के अंदर होनी चाहिए। देखिए, अब नेपोलियन का ब्रिटेन पे घुसपैठ करने का सपना था, तो उससे जो है जो वेलिन्यूवे थे उनको क्या था कि नेपोलियन के इस सपने पे, या कह सकते हैं नेपोलियन के इस निर्णय पे भरोसा नहीं था, और ना ही उनको अपने सैनिकों पे भरोसा था। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उसे नेपोलियन के ब्रिटेन में घुसपैठ करने के निर्णय पर भरोसा नहीं था, ना ही उसे अपने सैनिकों पर भरोसा था। इतनी चीज़ें आपको यहाँ तक आपका चलता है, आपके जो ट्रफेल्गर की वॉर है उसका बैकग्राउंड, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि ट्रफेल्गर का युद्ध जो है वो किस तरह से उभर के सामने आ रहा है। अब ये जो है युद्ध के जस्ट पहले की स्थिति है कि बस युद्ध होने से पहले क्या क्या क्रियाएं हुई। तो सबसे पहले देखिए नेपोलियन के बेड़े को, अब देखिए नेपोलियन के बेड़े में जहाज़ें हैं लेकिन सैनिकों की ज़रूरत थी, तो नेपोलियन के बेड़े को अधिक सैन्य शक्ति की ज़रूरत थी। वह पहले, अब देखिए, अब जो थल युद्ध करता है यानी कि जो ज़मीन पे युद्ध करते हैं, उन सैनिकों को आप नौसेना में तो भेज नहीं सकते, साफ सी बात है, नौसेना में आप नहीं भेज सकते हो उनको, है ना। अब अपने आर्मी वालों को अगर आप जो है जहाज़ों पे भेज दोगे, नेवी की शिप्स में भेज दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है नेवी की शिप की जो ज़मीन है वो समतल नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती, वो ऊपर नीचे होती रहती है, जिसके कारण जो है जिनको आदत नहीं रहती, जिनको पक्की ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, उनको उल्टियाँ आ सकती हैं, उनका तबीयत खराब रहेगा, तो वो युद्ध क्या करेंगे। तो ये चीज़ें दिक्कतें थी। तो नेपोलियन को सैन्य शक्ति की बहुत ही सख्त ज़रूरत थी, लेकिन जहाज़ें थी लेकिन सैन्य शक्ति की ज़रूरत थी। वह पहले फ्रेंच जहाज़ों को कैरेबियन सागर में भेजकर वहाँ से सैनिकों की सेना को लेगा, फिर इंग्लिश चैनल पर हमला करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो नेपोलियन था उसकी सोच क्या थी कि अब उसको क्या करना था, वो यहाँ से जो फ्रांस है, ठीक, फ्रांस ये ग्रीन वाला है, तो फ्रांस से वो अपनी जहाज़ें भेजता पहले कैरेबियन सी में। अब आप पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी सुने ही हैं, तो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी मतलब क्या कि कैरेबियन सागर के पायरेट्स क्या करते हैं, जहाज पे ट्रैवल करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो आपकी जोग्राफिकल कंडीशंस है या जोग्राफिकली जो माहौल है वो ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादातर नौसेना या नौसैनिक आराम से निकलते हैं। जैसे मतलब आप समझ सकते हो कि अलग अलग जगह की अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन होती है, ठीक। तो जैसे चाइना में क्या होता है कि थोड़े से शरीर के कमज़ोर व्यक्ति निकल के सामने आते हैं, क्योंकि वहाँ का जो कह सकते हैं मौसम है वो थोड़ा ऐसा है। अब जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, साउथ अफ्रीका की बात ले लीजिए, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो जो लोग होते हैं वह पहली बात तो काली चमड़ी के होते हैं, परंतु उनके जो इम्यून सिस्टम होता है या कह सकते हैं आप जो शारीरिक क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी बेहतर होते हैं शारीरिक क्षमता में। तो सेम इसी तरह से ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कुछ यहाँ का था कि वहाँ के जो लोग थे या वहाँ के जो नॉर्मल सैनिक थे उनको नौसेना की ज़रूरत पड़ती थी आए दिन, तो उनको नौसेना या नेवी की एक बेसिक नॉलेज रहती थी। तो यही जो है नेपोलियन ने सोचा कि उसको जो नौसेना की जो ज़रूरत है वो कौन पूरी करेगा, कैरेबियन सागर में रहने वाले सैनिक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेना को फिर जो है यहाँ से सैनिकों को भर लेगा, फिर जो है इंग्लिश चैनल पे यहाँ पे आके इंग्लैंड पे हमला करेगा जो है नेपोलियन। उसका ये जो है एम था, ये प्लान था।
नेल्सन ने, अब देखिए, अब नेल्सन क्या कर रहा था, नेल्सन ने अपनी नौसेना की एक ढीली नाकाबंदी टोलून पर तैनात कर दी, टोलून पर तैनात कर दी। अब ये जो टोलून है, ये है आपका क्या, टोलून। अब यहाँ पे एक ढीली नाकाबंदी इंग्लैंड के नौसेना ने तैनात कर दी। अब यहाँ से देखिए फ्रांस है, अब यहीं से निकलने वाले सैनिक अगर यहाँ नाकाबंदी देखेंगे, है ना, तो हमला नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमला करेंगे ही करेंगे। तो जो वेलिन्यूवे था उसने क्या किया, उसने पहले जाना ना सोच के पहले हमला करना ज़्यादा सही समझा, और जो है उनको लालच देने के लिए ही टोलून पर ब्रिटेन ने एक ढीली नाकाबंदी तैनात की थी, ताकि लालच दे, वो हमला करें और फिर हमारी मजबूत सेना जाके हमला करे उन पे। परंतु क्या हुआ कि उस समय जो मौसम था वो बहुत ही खराब हो गया। ये देखिए, नेल्सन ने अपनी नौसेना की एक ढीली नाकाबंदी टोलून पर तैनात कर दी, जिसकी लालच में फ्रेंच जहाज पहले यह नाकाबंदी साफ करने के लिए आ गए। मौसम खराब होने के कारण फ्रांस के जहाज वह नाकाबंदी साफ करने में सफल रहे। नेल्सन को लगा कि वह इजिप्ट से होते हुए जाएंगे। अब देखिए, वह नाकाबंदी तो साफ कर दिए जो फ्रेंच के जहाज थे, अभी तक उसमें स्पेनिश जहाज नहीं जुड़े हैं। तो क्या लगा इंग्लैंड के जहाज़ों को या नेल्सन को, नेल्सन कौन था, इंग्लैंड के जो जहाज़ थे उनका जो है एडमिरल था, और इंग्लैंड यानी ब्रिटिश जहाज़ों को वो नेतृत्व कर रहा था। तो उसको क्या लगा कि ये लोग जो है इजिप्ट से होते हुए, इजिप्ट आपका साउथ अफ्रीका में है यहाँ पे, तो इजिप्ट से होते हुए जाएंगे। परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिब्राल्टर की खाड़ी की तरफ मुड़ लिया और वहाँ से होते हुए वो कैरेबियन सी निकल गए, वो यहाँ से होते हुए निकल गए। तो ये यहीं पे लिखा है कि नेल्सन को लगा कि वह इजिप्ट से होते हुए जाएंगे, पर वह जिब्राल्टर की खाड़ी के रास्ते कार्डिस से स्पेनिश जहाज़ों को अपने साथ जोड़ते हुए कैरेबियन सागर की तरफ निकल गए। कार्डिस कहाँ है, स्पेन में है। ये आपका स्पेन था, ये फ्रांस था और ये इंग्लैंड था। तो यहाँ से क्या निकले, यहाँ से पहले जो नाकाबंदी थी उसको ख़त्म किए फ्रांस के जो फ्रेंच बेड़े थे जहाज़ों के, और फिर वो जो है कार्डिस से होते हुए स्पेनिश जहाज़ी बेड़े को अपने में शामिल करते हुए कैरेबियन सागर की तरफ निकल गए। अब वो कहाँ से निकले थे, वो जो है गिब्राल्टर की खाड़ी से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से होते हुए निकले थे। ये जो छोटी सी जगह थी उन दोनों स्पेन और साउथ अफ्रीका के बीच में, वहाँ से होते हुए निकले थे कैरेबियन सागर की तरफ। अब नेल्सन ने यह खबर सुनकर उनके पीछे नेल्सन यह खबर सुनते ही उनके पीछे निकला, परंतु गलत जानकारी के कारण नेल्सन से निकल गए, वह जो है आगे निकल गए थे। नेल्सन उनके पीछे तो निकला, पर अब सागर है, सागर में कोई कितनी आगे चला जाएगा तो आपको मिलेगा नहीं, थोड़ा सा भी अगर आगे चला जाएगा, बिकॉज अनंत होता है ये, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। तो दिख तो रहा नहीं था, वह अंदाजा के तौर पे नेल्सन जो है उनका पीछा किए अपने कंपास की मदद से, और जो भी दिशा सूचक यंत्र होते हैं और दिशा के आधार पे उनका पीछा किए, परंतु आगे जाने पे उनको नहीं मिला, तो वह जो है समझ गए कि वो निकल चुका है। फिर उसके बाद उनका पीछा नहीं किया। नेल्सन ने इंग्लिश चैनल पर पूरी तैयारी रखी। नेल्सन क्या कर दिए, वो समझ गए कि अब वो सैनिक लेके आएंगे, तो नेल्सन ने इंग्लिश चैनल पर अपनी पूरी तैयारी रखी थी। नेपोलियन के जोर देने पर वेलिन्यूले अपनी जहाज़ों के साथ कार्डिस से फेरोल की तरफ बढ़ा। अब देखिए, नेपोलियन क्या किया, वो वहाँ से सेना लेके आ गए थे। अब नेपोलियन ने क्या कहा कि भैया तुम सेना लेके आ गए हो, स्पेनिश बेड़ा भी तुम्हारे साथ हो गया है, अब क्या करो तुम, अब जल्दी से जल्दी बस जाके हमला कर दो और इंग्लैंड को हरा दो, जिससे हम जो है थल सेना भी अपनी उतार पाएँ और इंग्लैंड पे हमारा कब्जा हो, तो मैं विश्व विजेता बन पाऊँ। ये एक एम था नेपोलियन का। तो नेपोलियन ने जोर दिया किसको, वेलिन्यूवे को, अपनी जहाज़ों के साथ कार्डिस से फेरोल की तरफ बढ़ा। पर नेल्सन के डर से, देखिए अब जो वेलिन्यूले था वो नेपोलियन के जोर देने पे कार्डिस से फेरोल की तरफ तो बढ़ा, लेकिन क्या हुआ कि जो नेल्सन था उसके डर के कारण वह वापस आ गया था। नेल्सन के डर के कारण क्या था, जो आपके वेलिन्यूले थे वो वापस आ गए थे। तो मैंने पहले ही बताया कि वेलिन्यूले को क्योंकि भरोसा नहीं था, ना ही इस नेपोलियन की जो ये ब्रिटेन पे हमला करने की जो सोच है उस पर था, ब्रिटेन में हमला करके घुसपैठ करने की, और ना ही अपने सैनिकों पे भरोसा था। इस वजह से अब जो इंसान को भरोसा ही नहीं और डरा है, वो वापस तो आएगा ही आएगा, ये बात तो तय थी, तो वो वापस लौट के आ गया।
अब नेपोलियन ने देखा कि ये भैया वापस लौट के चले आ रहे हैं, तो नेपोलियन ने क्या किया कि 14 सितंबर, अब ये आपको डेट्स याद रखनी है, मैं यहाँ पे एनसर्कल कर दूँ कि 14 सितंबर को नेपोलियन ने क्या कहा कि आदेश मिलने, देखो 14 सितंबर को नेपोलियन ने कहा था कि जाइए अब आप हमला कीजिए, पर वो वापस आ गए 15 सितंबर तक। तो 15 सितंबर को नेपोलियन ने वेलिन्यूए की जगह एडमायरल रोजली को बना दिया। अब रोजली एक नए एडमायरल आए और उनको वेलिन्यूए की जगह से हटा दिया गया, वेलिन्यूए हट गए थे और रोजली को बना दिया गया था एडमायरल। और यहाँ पे जो है काडीज में जहाज़ों को तैनात कर दिया गया था। किन जहाज़ों को? फ्रेंच और स्पेनिश जहाज़ों को काडीज बंदरगाह पे तैनात कर दिया गया था और रिप्लेस कर दिया गया था किसको? वेलिन्यूए को रोजली से रिप्लेस कर दिया गया था। और अब क्या हुआ था? वेलिन्यूए की पेशी लगी थी। पेशी मतलब कि वेलिन्यूए को हिसाब देने के लिए बुला लिया गया था फ्रांस, क्योंकि नेपोलियन था, नेपोलियन ने बुला लिया कि भैया तुम काहे वापस चले आए, है ना। तो देखिए वेलिन्यूए को हिसाब देने के लिए फ्रांस बुला लिया। यह खबर पाकर नेल्सन खुश होकर यह समझ गया कि शत्रु अभी हमला नहीं करेगा, तो वह अपनी छुट्टी बनाने निकल गया। अब देखिए अब क्या था कि नेल्सन जानता था, नेल्सन ने यहाँ ढीली जो है नाकाबंदी क्यों की थी? क्योंकि शत्रु पहले हमला करे और फिर हम उस पर हमला कर दे। तो नेल्सन वेट कर रहा था उनके हमला करने का। नेल्सन ने पहला ऐसा कुछ नहीं सोचा था, पर क्या शत्रु जो है ने हमला नहीं किया, वो वापस पीछे मुड़ गए। कार्डिफ से फेरोल तक जाने में ही जो है उनको डर लगने लगा और वह वापस आ गए। तो नेल्सन समझ गया था कि भैया अभी इनको हिम्मत जुटाने में टाइम लगेगा, तब तक हलाओ हम छुट्टी उट्टी मना ले आए। तो नेल्सन क्या किया, वह छुट्टी निकल गया। अब वैसे ही 22 सितंबर को नेल्सन ने अपना बर्थडे मनाया, तो ये सब मैंने नहीं लिखा है। 22 सितंबर को जो है अपना बर्थडे मनाया और फिर 28 सितंबर को नेल्सन वापस आया अपनी छुट्टी से। ठीक, अब वापस आने के बाद नेल्सन ने देखा कि अभी तक ये लोग हमला करने का नहीं सोच रहे हैं। तो अब नेल्सन इस कश्मकश में नहीं रह सकता, क्योंकि उसको मतलब देखिए ब्रिटेन शासन जो था उसको अपना राज्य भी संभालना था, व्यापार भी संभालना था, है ना। और साथ ही साथ ये जो नेपोलियन के साथ चल रही कश्मकश है उसको भी हैंडल करना था। तो नेल्सन ने ये डिसाइड किया कि लाओ अब हम हमला करते हैं, अब हम नहीं रुकेंगे। तो उसके लिए नेल्सन ने जो है अपनी जो कह सकते हैं आप योजना थी वह बनाना शुरू कर दिया था। तो 28 सितंबर को नेल्सन वापस आया और अपने जहाज़ों से 20 मील दूर दक्षिण पूर्व की दिशा में सैनिकों और अधिकारियों के साथ हमले की योजना बनाने लगा। योजना के अनुसार अब हमले की योजना बनाने, और वो योजना कैसी थी जो योजना बना रहा था? उसके अनुसार जो नेल्सन के या ब्रिटिश नौसेना में जितनी भी जहाज़ें हैं, 27 जहाज़ें थीं, उनको 2 गुटों में बांटा गया था या 2 हिस्सों में बांटा गया था। पहला हिस्सा जिसको नेल्सन जो है पहला हिस्सा नेल्सन के नेतृत्व में चल रहा था और दूसरा हिस्सा कॉलिंगवुड के नेतृत्व में चल रहा था। नेल्सन के नेतृत्व में कुल 12 जहाज़ें दी गई थी और कॉलिंगवुड के नेतृत्व में कुल 15 जहाज़ें दी गई थी। नेल्सन किस में सवार था? नेल्सन विक्टोरी नामक जहाज था उसमें सवार था और जिसमें 100 तोपें थीं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेल्सन का जो एम था वो कैसा था? नेल्सन अपने जहाज़ों के साथ शत्रु के मध्य और पिछले भाग के बीच में हमला करेगा और कॉलिंगवुड पिछले भाग पर हमला करेगा। अब देखिए ध्यान से, अब आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि जो नेल्सन था, अब ये इस तरह से कुछ आपका रहता है कि मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपके रेड से बन गया, छोड़ दीजिए। मान लीजिए ये आपका क्या है, इतने में आपके फ्रेंच की जहाज़ें खड़ी हुई हैं, ऐसे लाइन से लगी हैं। तो नेल्सन का क्या सोचना था? जो ब्रिटिश थी उनको मैं रेड से कर रहा हूँ, वो पहली बात तो लंबवत दिशा में हमला करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे? जो भी कतार लगी होगी जहाज़ों की, किसकी? ब्रिटिश कह रहा हूँ, फ्रेंच और जो स्पेनिश सेनाओं की, जो ब्रिटिश या फिर कह सकते हैं आप जहाज़ों की कतार थी, उसके लंबवत दिशा में ब्रिटिश या नेल्सन ने हमला करने का तय किया था। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ये देखिए। योजना के अनुसार नेल्सन शत्रु की जहाज़ों की कतार के लंबवत दिशा में आक्रमण करेगा। ठीक, अब नेल्सन ने 2 गुटों में बांट रखा था अपनी सेना को। पहली जो गुट था वो नेल्सन के अंडर था और दूसरा गुट जो था वो आपका कॉलिंगवुड के अंदर था। नेल्सन के अंडर कितनी थी? 12 जहाज़ें थी और कॉलिंगवुड के अंदर कितनी थी? 15 जहाज़ें थी कॉलिंगवुड के नेतृत्व में। नेल्सन का काम क्या था? देखिए, पहले आप कॉलिंगवुड का काम समझ लीजिए। कॉलिंगवुड का काम था पीछे के जो आपका कह सकते हैं
पिछला भाग है आपके शत्रु की जो नौसेना है उसके पिछले भाग पर आक्रमण करना था, और नेल्सन का जो कार्य था वह शत्रु सेना के मध्य भाग और पिछले भाग के बीच में हमला करके जो है जो शत्रु की नौसेना थी उसको गोलाबारी में व्यस्त रखना, जिससे जो आपके कॉलिंगवुड थे उस पर जो नौसेना थी शत्रु की वह हमला ना कर पाए। तो ये प्लान था। और फिर जो है जैसे ही पिछला भाग कॉलिंगवुड नष्ट कर देते हैं अपने जहाज़ों के बल पे, तो फिर वो जो है आपस में मिल के जो है आगे के पार्ट पे या मध्य पार्ट पे हमला करेंगे। तो ये प्लान था। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि नेल्सन अपने जहाज़ों के साथ शत्रु के मध्य और पिछले भाग के बीच हमला करेगा और कॉलिंगवुड पिछले भाग पर हमला करके शत्रु का पिछला भाग नष्ट करेगा, जिससे शत्रु कॉलिंगवुड पर हमला नहीं कर पाएगा। योजना के अनुसार नेल्सन शत्रु के जहाज़ों की कतार के लंबवत दिशा में यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आक्रमण करेगा, जिससे शत्रु के बेड़े को 3 भागों में तोड़ा जा सके और फिर पूर्ण तरीके से नष्ट करा जा सके। तो नेल्सन की एक सीधी सादी जो है स्ट्रेटजी थी कि उसको नष्ट कर देना था शत्रु के जहाज़ों को। वेलिन्यूले को नेल्सन की योजना की खबर मिली। अब वेलिन्यूले को नेल्सन की योजना की खबर मिली, साथ ही साथ यह खबर मिली कि रोजली अपने जहाज़ लेकर निकल गया है। अब जो रोजली यानी कि वेलिन्यूले से जिस एडमायरल को एक्सचेंज कर दिया गया था उसका नाम था रोजली। अब रोजली अपने जहाज़ लेकर निकल चुका, क्योंकि वो सुन लिए थे कि नेल्सन जो है तैयारी कर रहा है। और उस समय पे क्या था कि जो है ब्रिटिश जो नौसेना थी उसका काफ़ी दबदबा था, तो काफ़ी डर था कि भैया अब योजना शुरू कर दिए, कब हमला करके हमको लूट लें या हमको हरा दें, इससे अच्छा अब हमको भी जो है कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये हरा देगा वेलिन्यूले। तो वेलिन्यूवे जो थे उन्होंने देखा कि भैया रोजली भी निकल रहा है, तो अब कायर ना कहलाने के कारण से वेलिन्यूले भी अपने जहाज़ लेकर निकल पड़े। वेलिन्यूले क्या किए, अपने जहाज़ लेकर निकल पड़े। अब कायर ना कहलाएं भैया, क्योंकि हटा तो दिया गया था एडमिरल से, मतलब एक्सचेंज कर दिया गया था, तो खुद एक अलग एडमिरल बन के जहाज़ लेके निकल चुके थे वो अभी। वेलिन्यूले को यह आभास था कि कहीं नेल्सन लंबवत दिशा से ना हमला कर दे, परंतु अपने मन में आए इस ख्याल को नज़रअंदाज कर दिया उन्होंने। अपने मन में आए इस जो ख्याल था उसको वेलिन्यूले ने अंदाज कर दिया लापरवाह तरीके से। अब आते हैं हम युद्ध पे कि युद्ध शुरू कैसे हो। अभी तक क्या चल रहा था, युद्ध से पहले जो भी घटना या क्रियाएं हुई थी वह चल रही थी। अब आते हैं हम युद्ध पे। 21 सितंबर को नेल्सन ने फ्रेंच एवं स्पेनिश बेड़ों पर आक्रमण कर दिया। अब ये आक्रमण जो किया वो कहाँ पे किया, ट्रेफल्गर में, यानी कि केप ऑफ ट्रेफल्गर में। अब आपको मैं बता दूं केप ऑफ ट्रेफल्गर इसी के बीच पड़ता है, ठीक। तो ये देखिए मैंने करा भी है कि केप ऑफ ट्रेफल्गर यहाँ पे पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे हमला कर दिया था। अब समुद्र में देखिए कोई देख नहीं पाता दूर से कि जहाज़ें कैसे आ रही हैं। हमारी जहाज़ जिस दिशा में लगी हैं सारी जहाज़ें उसके लंबवत दिशा से आ रही हैं कि आपके जो है उसके सीध में आ रही हैं। तो ये चीज़ समुद्र में दूर से नहीं दिखी, लेकिन जब तक दिख गई कि भैया वो आ रही हैं, लंबवत दिशा में आ रही हैं, तो अब उनको अपनी सारी की सारी जहाज़ों को मोड़ना समुद्र में। आप खुद सोचिए, एक तो उस टाइम पे जहाज़ हवा के सहारे चलते थे और हवा के सहारे से उन जहाज़ों को लंबवत, अब वो लंबवत दिशा में आ रहे थे तो उस डायरेक्शन में मोड़ना और फिर से अपनी जो एक होती है ना कह सकते हैं आप स्ट्रेटजी में वापस से उसी फॉर्मेशन में खड़ा करना मुश्किल था। तो जिस दिशा में थे उसी दिशा में सामना करना ज़्यादा बेहतर था। तो उसी दिशा में सामना करने का निर्णय लिया वेलिन्यूले ने। और देखिए इसके बाद क्या हुआ, और योजना के अनुसार कॉलिंगवुड को पिछले भाग में आक्रमण करके उसे नष्ट करने का आदेश दे दिया था। किसने, नेल्सन ने मध्य और पिछले भाग में घुसना जितना आसान सोचा था उतना आसान था नहीं। अब नेल्सन ने जो सोचा था कि जो है बीच मध्य के और पिछले हिस्से के बीच में घुस के इनको जो है डिस्टर्ब करेंगे, इसमें भारी गोलाबारी करेंगे इन पे, जिससे जो है हम कॉलिंगवुड पे हमला नहीं कर पाएंगे। यह इतना आसान था नहीं, क्योंकि भैया देखो साफ सी बात है, वह अभी चूड़ी पहन के नहीं आए हैं, वह अभी बराबर तरीके से आप पे हमला करेंगे और आपको वह सारे हमले झेलने होंगे, ठीक। तो ये चीज़ थोड़ी सी थी यहाँ पे जिसकी वजह से नेल्सन को कठिनाई हुई।
नेल्सन के जहाजी बेड़े को भारी गोलाबारी सहनी पड़ी, परंतु नेल्सन ने भी गोलाबारी करके मध्य एवं आगे के भाग को उलझाए रखा। कॉलिंगवुड ने पिछला हिस्सा नष्ट कर दिया और नेल्सन के भाग में आकर जुड़ गया। नेल्सन के संसाधन के साथ अब ये देखिए, नेल्सन के जो बेड़े थे उसमें संसाधन के साथ शिक्षित सैनिक थे, क्योंकि नेवी ही तो पावर थी ब्रिटेन की उस समय। तो अब वो शिक्षित नौसैनिक नहीं रखेंगे तो फिर उनका क्या होगा। तो जो नौसैनिक थे वो शिक्षित थे, परंतु वेलिन्यूले के जहाज़ों पर सैनिक तो थे लेकिन संसाधन थोड़े कम थे। गोला बारूद या जो कह सकते हैं आप, थोड़ा सा सैनिकों में वो एक होता है ना जज्बा, वो नहीं था, क्योंकि जो लीडर वेलिन्यूले थे उनका ही जज्बा डाउन था, उनका ही मीटर डाउन था उस समय। जल्द ही शाम तक क्योंकि आपको साफ पहले ही बता दिया गया कि वेलिन्यूले जो थे वो एक युद्ध लड़ने वाले सैनिक नहीं थे, वह एक अच्छे कमांडर थे, लेकिन कहाँ पे, आपके हेडक्वार्टर में, यानी कि आपके कागजी कार्रवाई करने वाले ज़्यादा बेहतर थे। वो युद्ध में नहीं थे। और युद्ध में उनको क्यों भेजा गया था नेपोलियन द्वारा, क्योंकि उस समय पे जो भी अच्छे अच्छे नौसैनिक थे वह कहीं ना कहीं बिजी थे, क्योंकि नेपोलियन कई फ्रंट पे उस समय लड़ रहा था। अब देखिए, कॉलिंगवुड ने पिछला हिस्सा नष्ट कर दिया था, नेल्सन ठीक है कमी थी। जल्द ही शाम तक फ्रेंच और स्पेनिश जहाज़ों को या तो नष्ट कर दिया गया था या फिर कब्जा कर लिया गया था। भारी गोलाबारी के बीच नेल्सन के कंधे से होते हुए, अब वो भारी गोलाबारी भी सह रहा था नेल्सन जो है उस समय में। तो क्या हुआ था, उसी टाइम पे एक जहाज़ था जिसका नाम क्या था, रीडाउटेबल एक जहाज़ था, जहाँ से एक सैनिक ने गोली चलाई और जो नेल्सन था उसके कंधे से होते हुए उसकी छाती में वह गोली जाके घुस गई। तो आप समझ सकते हैं कितना दर्दनाक होता होगा उस समय पे। तो उसके बाद ये गोली भी लगी, साथ में गोलीबारी भी हो रही थी, लेकिन तब तक क्या था कि जो पिछला भाग था आपके स्पेनिश और फ्रांस के जो आपके नौसेना का, वह नष्ट हो चुका था। और नेल्सन के जहाज पर किसने, डूमनायर ने हमला किया। डूमनायर एक नया नाम है, ये जो है फ्रेंच और स्पेनिश जहाजी बेड़ों में से एक कह सकते हैं आप ऑफिसर था, एक जो है अधिकारी था। तो उसने जो है क्या किया कि नेल्सन के जहाज़ों पर हमला किया आके, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डूमनायर का यह प्रयास असफल रहा और नेल्सन की युद्ध में मृत्यु होने से पहले, यानी 4:30 बजे 21 अक्टूबर को निर्णय लिया था नेल्सन ने फ्रांस एवं स्पेन के बेड़े पर आक्रमण करने का। तो 21 अक्टूबर की ही शाम को 4:30 बजे करीब नेल्सन की मृत्यु हुई, लेकिन उसकी मृत्यु होने से पहले ही उसको जीत की खबर दे दी गई थी कि जो है जीत गए हैं हम। तो वह जो है अपनी मृत्यु को शान के साथ अपने कह सकते हैं वीर गति को प्राप्त हुआ उनके रिस्पेक्ट में। वेलिन्यूए को बंदी बना लिया गया था और ब्रिटिश जहाज़ों की इस युद्ध में विजय हुई थी। तो आपको अब समझ में आ गया था कि ये जो युद्ध था वो कैसे शुरू हुआ और कैसे समाप्त हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या था। अब हम चलते हैं युद्ध में क्षति कितनी हुई थी। तो देखिए, ऐसे तो बहुत ढेर सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन मैं उतने फैक्ट आपको रटने की ज़रूरत नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको एक डिसेंट सा आंसर लिखना है। ठीक, तो आई होप आपको इतना आंसर लिखना इनफ होगा अपने एक्सप्लेन करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप जो है इस तरह का मैप दिखा दोगे तो और सही रहेगा और आसान रहेगा। और ये मैप कैसे ड्रॉ करना है ये भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। तो युद्ध में 20 जहाज, ये पॉइंट लिखना तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है युद्ध की क्षति में। ठीक, तो 20 जहाज़ों को या तो नष्ट कर दिया गया था या फिर ब्रिटिश जो नौसेना थी उनके कब्जे में ले लिया गया था। वहीं पर ब्रिटिश जहाज़ों को कोई क्षति नहीं हुई थी, एक भी ब्रिटिश जहाज़ नष्ट नहीं हुआ था। अब ट्रेफलगर के संग्राम का निर्णय, अब ये लास्ट में है। ट्रेफलगर के संग्राम का जो निर्णय था वो क्या हुआ और जो निष्कर्ष क्या निकल के सामने आया, यह एक निर्णायक संग्राम था जिसका असर भविष्य में पड़ा। भविष्य में कैसे पड़ा, इसकी वजह से आपका वाटरलू की लड़ाई हुई थी। मतलब इसी के थोड़े होते हैं ना, वाटरलू की लड़ाई के पहले जो सीक्वेंसेस होते हैं कि ये भी हो रहा था फिर ये भी हो रहा था, इसी वजह से ये बम फट गया। तो वही था ट्रेफलगर, उन्हीं कारणों में से एक था। तो इसका असर भविष्य में पड़ा। नेपोलियन का अजय रहने का सपना
यह युद्ध ने तोड़ दिया था। ये जो अजय रहने का, यानी कि कोई मुझे हरा नहीं सकता, हर बार मैं जीतूंगा, हर बार मेरी जय होगी, तो इसका जो सपना था वह इस युद्ध ने तोड़ दिया था और नेपोलियन की ब्रिटेन में घुसपैठ करने के इरादे को मिट्टी में मिला दिया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। तो नेपोलियन का जो ब्रिटेन पे घुसपैठ करने का इरादा था उसको क्या कर दिया था, इस ट्रफलगर के संग्राम ने मिट्टी में मिला दिया था। और यहीं से नेपोलियन जो है इंग्लैंड पे जो हमला करना और उस पर घुसपैठ करने का सपना था वो पूरी तरीके से छोड़ दिया था। और यहाँ पे ये जो हमारा बैटल ऑफ ट्रफलगर है वो समाप्त होती है। इसके सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल में समझाए हैं। विंसम में भी आपको इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि विंसम में बहुत सी चीज़ें मिसिंग थी। मैंने गूगल पे सर्च मारी है और एक दो डॉक्यूमेंट्स गूगल से मैंने डाउनलोड किए हैं और उनको पढ़ा है। इंग्लिश में डाउनलोड हुए थे, फिर मैंने उनको पढ़ा है, तो जाके मैं जो है इस पे आया हूँ। बिकॉज ट्रफलगर से रिलेटेड कोई वीडियो भी नहीं था यार यूट्यूब पे जिनको देख के मैं समझ पाता, और ना ही कोई ऐसे रिसोर्सेज थे कि मैं आपको बता पाता। विंसम में भी उतना कुछ खास नहीं दिया था। और यही था कुल ट्रफलगर का युद्ध। अगर आप चाहते हो तो एक बार आप इस मैप को देख लो, है ना, आप इसकी फ़ोटो बना लो। और सॉरी फिर से लेट इस वीडियो को अपलोड करने के लिए, पर क्या करूं यार, तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। आई होप आप लोग समझोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।